हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस या फिर उसको सिर्फ सॉल्यूशंस भी कहते हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए प्रीवियस क्या नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, और उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में उसे हम बोल सकते हैं द्रव्य विलयन। ठीक है, लिक्विड मतलब आपको पता ही है द्रव्य, और सॉल्यूशन को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ शुरू होता है जब हम क्लास 9th में पहली बार एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। ठीक है, हम बोलते हैं मिक्सचर या मिश्रण जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो हम दो तरह के मिश्रण बताते हैं, एक समांगी, एक विषमांगी, या फिर एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो जब हम छोटी क्लास में मिक्सचर के बारे में बात करते हैं बच्चों, है ना, मिक्सचर तो हम मिक्सचर दो तरह के बोलते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, या हिंदी में जिसे विलयन कहते हैं। ठीक है, और हेट्रोजीनियस के अंदर हम पढ़ते हैं सस्पेंशन, जो कि हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन ये हो जाएगी, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, या हिंदी में हो जाएगी विलयन एक समांगी मिश्रण है जो या दो से अधिक अंगों से, या दो से अधिक शुद्ध, आप ऐसे कह सकते हो, तत्व या फिर पदार्थ से बनाया जाता है। ठीक है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये इसकी सबसे पहली बात है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा इंडेक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड, तीनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने को टोटल बच्चों 4 पढ़नी है, जिसमें एक होगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद होगा डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर।
और ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। और उसको हम उसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम वॉन्ट हॉफ फैक्टर बोलेंगे। और इस तरह इस चैप्टर के बारे में हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ वगैरह, ठीक है, वो सब इसके अंदर धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसमें तीनों सॉल्युबल करके देखेंगे कौन सी चीज़ें डिजोल्व होगी, कौन सी डिजोल्व नहीं होगी, कौन कम डिजोल्व होगी, कौन ज़्यादा डिजोल्व होंगी। और उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, सॉल्यूशन आर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्यूएंट विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो विलियन एक दो या दो से अधिक ठीक है, एक बात बड़ी सिंपल है बच्चों कि जब भी आप एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर बनाते हो तो उनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपस में ही रिएक्ट करने लग जाएं, तो उनका नॉन रिएक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है ना, विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग होने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। तो ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन हो जाएगी तो फिर नया कंपाउंड बन जाएगा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर वो मिक्सचर की सारी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। तो आपको पता ही है कि मिक्सचर में अगर आपने कोई भी चीज़ें मिक्स की है तो उनका सेपरेशन भी किया जा सकता है और एक मिक्सचर उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। ठीक है, तो मिक्सचर का ये बात मिक्सचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो नॉन रिएक्टिंग हो, उसकी जो कंपोनेंट्स हो वो आपस में रिएक्शन ना करे। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब मैं आपको एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाता हूं जिसको मैं बोलूंगा कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो विलियन के जो अंग होते हैं वो। ठीक है, आपको दो होंगे, दो बातों का ध्यान रखना है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है, ठीक है, तो आप हिंदी में ऐसे देख सकते हो कि हमारा जो विलियन है, विलियन दो में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से हम सॉल्यूट को विलेय बोल देंगे। मतलब जो चीज़, देखो अब इनके बारे में पहले सॉल्यूट के बारे में जान लेते हैं कि सॉल्यूट जो है लेस इन अमाउंट होता है। ठीक है, जनरली मात्रा में कम होता है। ठीक है, दूसरा कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, अपनी भौतिक अवस्था बदल सकता है। ठीक है, अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, भौतिक अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको ये बोलता हूँ कि भाई मैंने सॉल्यूट के बारे में ये बोल दिया कि सॉल्यूट अमाउंट में अगर कम होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा होगा,
एक मिनट बच्चों। तो देखो इसको हम विलायक बोल देंगे, एक मिनट। इसके बाद देखो ये जो होगा ये मोर इन अमाउंट होगा, ठीक है। ये मात्रा में क्या होगा, में अधिक होगा, ठीक है। दूसरा कि ये नेवर चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, ये अपनी भौतिक अवस्था कभी चेंज नहीं करता। इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि सॉल्यूट की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसका मतलब अगर मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, तो एक सॉल्यूशन में जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल सॉल्यूशन बना रहा हूँ, मैं पानी और चीनी का एक मिश्रण बना रहा हूँ, वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ। अब वाटर का जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वाटर और शुगर में, वाटर जनरली मान लेते हैं वाटर ज़्यादा है शुगर कम है, ठीक है। अब वाटर अगर ज़्यादा है शुगर कम है तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और शुगर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट, ठीक है। अब मान लो कि अब आप बोलोगे कि सर इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं शुगर बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ और वाटर बहुत कम ले रहा हूँ। तो अगर मैं शुगर बहुत ज़्यादा लूँगा, वाटर बिल्कुल कम लूँगा, तो मेरे लिए शुगर सॉल्वेंट हो जाएगी और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। अब मात्रा का बच्चों ध्यान रखना, मात्रा का क्या मतलब है, अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब हमें यहाँ पे देखने हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसकी संख्या, मोल की संख्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल जिसके कम उसका अमाउंट कम, और जिसका अमाउंट कम वो, इसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। जिसके मोल्स ज़्यादा उसका अमाउंट ज़्यादा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा वो हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का थोड़ा खास ध्यान रखना कि सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा इधर आना, जैसे मैंने आपको ये बोला कि एक सॉल्यूशन होगा, उसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। अब एक और बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सिर्फ एक सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने बनाया लेमनेड का, मैंने नींबू पानी बनाया है ना, तो नींबू पानी में क्या होगा, वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस। तो वाटर क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये चारों क्या होंगे, सॉल्यूट, ठीक है। वाटर हमेशा, क्योंकि नींबू पानी जब भी आप बनाते हो ऑब्वियसली वाटर ही सबसे ज़्यादा लेते हो, अगर वाटर आपने सबसे ज़्यादा लिया है तो इसका मतलब वाटर अपना सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी सब सॉल्यूट होंगे। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट सॉल्वेंट कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। कैसे पहचानना है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप पहले तो अमाउंट चेक करो, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, और एक जो सबसे ज़्यादा जिसका अमाउंट है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, ठीक है। यहाँ देखना बच्चों, तो इसमें अपन देखते हैं, प्लीज़ यहाँ देखना। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूट को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्यूट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, बी से, सॉल्वेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। सॉल्यूट जो है अगर एक है तो बी, दो है तो बी सी, तीन है तो बी सी डी ई, जितने हैं उस हिसाब से बी से आप शुरू करो, लास्ट में वहाँ तक जाते जाओ। सॉल्वेंट हमेशा आपके, क्योंकि एक ही होता है तो उसको अपन ए बोल सकते हैं, कभी कभी ए की जगह आपको 1 दिख सकता है। इसी तरह सॉल्यूट में भी आपको 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसके मोल्स जो होंगे वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट के मोल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दो। इसका मास
W स्मॉल w से, इसका मास कैपिटल W से, मोलर मास इसका स्मॉल m से, इसका कैपिटल M से। इसका मोल फ्रैक्शन, बच्चों मोल फ्रैक्शन ना मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, इसका मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो x होता है, तो x या काई आप जो बोलना चाहो, ठीक है, तो x के नीचे b लिख देंगे, यहाँ x के नीचे a लिख देंगे, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखना कि सॉल्वेंट क्योंकि एक ही होता है तो अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो B C D E F G इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्योंकि अपन एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं तो अपन ये बोलेंगे कि भाई ये सब स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे और इनके बॉटम पे B लिखा जाएगा, जबकि सॉल्वेंट के लिए में सब कैपिटल लेटर यूज़ कर लो और A लिख दो। अगर अपन स्मॉल और कैपिटल नहीं भी यूज़ करते हैं तो A और B का डिफरेंस हमेशा रखना है और हमेशा रहेगा, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब यहाँ आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बता रहा हूँ? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं उस हिसाब से हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, सरल सी बात है भाई, तो अगर एक सॉल्यूशन है तो बाइनरी, दो मतलब अगर सॉरी एक देखो भाई, एक सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा, पर सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, ठीक है। तो हम ये जो आधार है हमारा वो अंगों की संख्या पर है, अगर बाइनरी को हम बोल देंगे द्विअंगी, ये हमारा हो जाएगा त्रिअंगी, ठीक है। तो जितने हमारे कंपोनेंट होंगे उस हिसाब से, अगर दो है तो द्विअंगी सॉल्यूशन, तीन है तो मतलब दो है तो बाइनरी, तीन है तो टर्नरी, चार है तो क्वाटरनरी, तो द्विअंगी त्रिअंगी चतुरंगी, इस तरह से हम इनके नाम रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इन सॉल्यूशन के मतलब बता भी सकते हैं। सॉल्वेंट क्योंकि हमेशा सब में एक होगा, सॉल्यूट हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो, इस प्रकार से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का टाइप हमने हमने पहले बेसिस के आधार पे बताया कि हमारा अगर सॉल्यूशन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, दो हैं तो बाइनरी, तीन है तो टर्नरी, चार है तो क्वार्टरनरी, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे। अब देखो दूसरा, हम अगर आधार देखें तो दूसरा आधार जो है वो है कि एक मिनट, तो इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर अब देखो सॉल्यूट, अभी देखना बच्चों, अभी जो जिस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सॉल्यूशन है ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, इसमें एक होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितने होंगे? सॉल्वेंट होगा एक और सॉल्यूट भी होगा एक, दोनों एक एक ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें से एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट है उसकी भी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है और सॉल्वेंट की भी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है, देखो फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्थाएं टोटल तीन होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह हो सकता है भाई हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट है वो भी गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम तीनों के आपस में कॉम्बिनेशन बनाएं तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। हो सकता है हमारा सॉल्यूट क्या हो? गैस हो सकता है हमारा सॉल्वेंट भी क्या हो? गैस हो सकता है हमारा सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट गैस हो सकता है सॉल्यूट सॉलिड हो, ये गैस हो। अब लिक्विड अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। सॉलिड सॉल्यूट अगर सॉलिड है
सॉरी, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल 9 केसेस हैं। ये अपने को एनसीईआरटी में बढ़िया एक टेबल बना के दी हुई है, मैंने उसी टेबल से आपके सामने ये चीज़ें रखी है, ठीक है। इसको अपने को याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चों इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, एक बात बड़ी सिंपल है, जैसा मैंने आपको बोला कि सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है, जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट कम अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगी, सॉल्यूशन की जो भौतिक अवस्था होगी, विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी, उसका जो आधार होगा या उसकी जो भौतिक अवस्था है वो कौन निर्धारित करेगा, उसकी फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन करेगा, सॉल्वेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, सॉल्वेंट गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसका मतलब लास्ट में मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो गैस होगा, ठीक है। अब ये तीनों हो सकता है, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि दोनों गैस है तो आप एक मिक्सचर बना दो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप एक फिर से सॉल्यूशन बना रहे हो, इस बार आपने क्या रखा, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस सॉल्वेंट है। तो देखो, क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन बना दो नाइट्रोजन गैस के साथ। अब हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ पे भी क्या है, सॉल्वेंट है, और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे भी क्या है, ठीक है। ये हमारे पास पहले सॉल्यूट क्या है, गैस है, दूसरी बार हमारे पास सॉल्यूट ये है। ये बच्चों क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म अगर मैं नाइट्रोजन के साथ मिक्स करूंगा तो क्योंकि क्लोरोफॉर्म कम है तो लिक्विड सॉल्यूट हो गया, और ये गैस है, ठीक है। इसके बाद देखो I2, ये I2 क्या है, आयोडीन है। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। और एयर क्या है, एयर बच्चों, एयर हमारे क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट है वो गैस है। तो आपने ये कम लिया है, ये ज़्यादा लिया है, तो आप देख सकते हो भाई कि इन तीनों में जो फाइनल आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो उसकी फिजिकल स्टेट वही होगी जो सॉल्वेंट की है, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद O2 डिजॉल्व इन वाटर, अगर पानी में अगर ऑक्सीजन घोल देते हैं तो देखो अब हमारे पास जो अगले पहले 3 केस आ गए, अब अगले 3 केस में सॉल्वेंट लिक्विड है तो लास्ट में आपको लिक्विड ही मिलेगा। तो इन तीनों केस में आप लिक्विड अगर आप लेना चाहते हो तो तीनों केस में आप क्या करो, वाटर को ही सॉल्वेंट ले लो। अगर वाटर सॉल्वेंट ले लोगे तो आपके लिए एग्जाम्पल भी याद करना मुश्किल हो जाए, ईजी हो जाएगा, सॉरी। आप ऑक्सीजन घोलोगे पानी में, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इथेनॉल, देखो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इथेनॉल क्या है, लिक्विड है, ग्लूकोज क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो सॉरी, सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस, इथेनॉल लिक्विड, ग्लूकोज सॉलिड। तो पानी में ये तीनों डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। पानी में ऑक्सीजन होती है इसलिए मछलियाँ सांस ले पाती है ना। और आपको पता ही है भाई, जो भी लोग दारू पीते हैं वो पानी के साथ सोडा के साथ पीते हैं ना, तो सीधी सी बात है, अगर दारू में पानी मिक्स ही नहीं होगा तो लोग पी ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इथेनॉल है वो भी पानी में मिक्स होती है, बढ़िया। और ग्लूकोज है वो भी किस में डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। ग्लूकोज सॉलिड होता है, ग्लूकॉन डी गर्मियों में अपन पीते हैं घर पे, है ना। तो ये सब पानी में डिजॉल्व हो गया। अब देखो बच्चों, अब मैं तीनों अगर सॉलिड ले रहा हूँ तो सॉलिड में क्या कर लूँगा, मैं इधर मेटल ले लूँगा सॉलिड। जैसे आपको पता है पैलेडियम एक मेटल होता है, सोडियम एक मेटल होता है, गोल्ड एक मेटल होता है, ये तीनों मेटल है। और इन तीनों मेटल में मैं क्या मिक्स कर रहा हूँ, 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट। पहले मैंने क्या किया, इसके साथ हाइड्रोजन गैस मिक्स की। हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है, तो ये कैसे मिक्स होगी, तो पैलेडियम मेटल की एक शीट होती है, उस शीट के ऊपर हाइड्रोजन गैस जैसे हम रिलीज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पैलेडियम के ऊपर अच्छे से चिपक जाते हैं और एक सॉल्यूशन बन जाता है। वहाँ आपको वो गैस बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, वो एक उसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अमलगम ऑफ मरकरी इन Hg मतलब मरकरी आपको पता है ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो लिक्विड और सॉलिड है, तो इसका अगर आप मिक्सचर अमलगाम बनाते हो तो सीधी सी बात है उसका जो वो कैसा दिखेगा, उसकी फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो फाइनली तो सॉलिड होगा पर उसमें लिक्विड भी मिक्स है। इसके बाद एक कॉपर है, गोल्ड में मिक्स कर दो। आपको पता है गहनों के लिए जो सोना यूज़ किया जाता है
उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर मिलाते हैं, क्योंकि गोल्ड है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, ठीक है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये अपन एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कोई खास दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways, ठीक है। अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से देखें कि भाई सॉल्यूट कम होगा कि ज़्यादा होगा, अगर सॉल्यूट कम है तो अलग है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो अलग है, ठीक है। सॉल्यूट अगर कम है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूट अगर कम है तो सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कितना कम कितना ज़्यादा, मतलब अभी तो हम कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहे, बट हम रिलेटिवली बताएंगे कि रिलेटिवली अगर बहुत कम, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम है ना, जैसे मान लो कि आपने पानी के अंदर 5 ग्राम शक्कर मिला दी, 5 ग्राम आपने एसिड मिला दिया, तो वो डाइल्यूट है, ठीक है। और अगर आपने पानी के अंदर बहुत ज़्यादा ही अगर आपने मिला दिया है एसिड, जैसे आपने 100 ग्राम पानी के अंदर 80 ग्राम एसिड मिला, 80 ml एसिड मिला दिया है, 80% एसिड मिला दिया है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आधार है सांद्रता के आधार पर, ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेटेड जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सांद्रता जहाँ ज़्यादा होगी वो सांद्र विलयन होगा, सांद्रता जहाँ कम होगी हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे सांद्रता कम है, कमज़ोर विलयन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनके हिंदी में क्या नाम है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन एक बार समझ के आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि कंसंट्रेशन कुछ होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, तो आप सांद्रता किसी भी विलयन की किस तरह से निकाल सकते हो, तो सांद्रता निकालने के लिए आपके पास टोटल इतनी सारी चीज़ें, आप नॉर्मेलिटी के सहायता से निकाल दो, मोलरिटी निकाल सकते हो, फॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, आप पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हो, आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में एनसीईआरटी हमारी बात करती है, और इन सब के ऊपर नीट और जेईई में कुछ कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन सब में से भी किसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनके बारे में उनको मैं टिक करवा देता हूँ आपको। जैसे आपको नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए, मोलरिटी पता होनी चाहिए, मोलैलिटी पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, परसेंटेज में पता होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर और मोल फ्रैक्शन, ये सब आपको पता होने चाहिए। इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, जो नाम इंग्लिश में है वही नाम हिंदी में। नॉर्मेलिटी को नॉर्मलता, मोलरिटी को मोलरता, ठीक है, फॉर्मेलिटी को फॉर्मलता, मोलैलिटी को मोललता, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन की शक्ति या फिर विलयन की जो भी मैं आपको इसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बाद में बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो सांद्रता के जो भी आधार, इनको हम प्रतिशत के आधार पे बोल सकते हैं। इसको वेट बाय वेट को अपन बोल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत है ना, द्रव्यमान, या फिर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो आप इसको कह सकते हो कि वॉल्यूम को हम कहते हैं, ये मात्रात्मक है, आप इसको इस हिसाब से देख सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितने हिस्से हैं, ये बहुत छोटी चीज़ों के लिए जहाँ पे बहुत ही कम कंसंट्रेशन है उसके लिए देखा जाता है। मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल भिन्न इसको हम कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी हमें, जितना अच्छा हमारा बेस इन पे होगा, उतनी ही हमें आगे पढ़ने में हेल्प मिलेगी, ईजी रहेगा, है ना। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा पढ़ना जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यही है कि यहाँ
ये जो पार्ट है ये मोल कंसेप्ट हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से बहुत लिंक करता है, ठीक है। तो पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ने समझने पर ही हमें ये सब समझ आते हैं, पर क्योंकि अभी हम यही मान के चलेंगे कि वहाँ हमने शायद इतना अच्छे से ना भी पढ़ा हो, तो यहाँ हमें बिल्कुल दिक्कत ना आए। हम यहाँ बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इजी जो पार्ट है उससे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये रहे हमारे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ या फिर परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले देखो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अपन इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम बी से लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से आपको परसेंटेज वेट बाय वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे मिलेगा? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात है और कि डब्ल्यू बी क्या है। तो ये बच्चों ये सॉल्यूट का वेट है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करता हूं तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज और बाय मास एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.65 ग्राम ऑफ। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको देखो आपको दो चीजें दी हुई है। एक आपको दिया हुआ है एस्पिरिन, दूसरा आपको दिया हुआ है वाटर, ठीक है। तो देखो एस्पिरिन आपको कितना दिया हुआ है? एस्पिरिन आपको दिया हुआ है 3.65 ग्राम और आपको वाटर कितना दिया हुआ है? 25.08 ग्राम, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये लेस है और इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो ये मोर है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्वेंट। अब देखो अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट अगर निकालना है तो मैं ऊपर लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में क्या करेंगे 100। और हमारा सॉल्यूट कौन है? एस्पिरिन है। और आपको निकालना भी क्या है? बताओ बच्चों। एस्पिरिन वे मास बाय मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन। अगर आपको निकालना ही एस्पिरिन का है मास तो कोई दिक्कत वैसे ही नहीं आनी है, ठीक है। तो देखो एक मिनट, तो देखो कैसे निकलेगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन में बस आपको वैल्यूज रखनी है। तो आपके क्या है ऊपर वैल्यू क्या आएगी? 3.65 डिवाइड बाय 3.65 प्लस 25.08 इनटू में क्या आएगा 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3.65 डिवाइड बाय
28.73 इंटू 100 और ये आपका लगभग 12.7% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लगभग लगभग वैल्यू आ गई 12.7%। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यही अगर आपको वॉल्यूम में निकालना हो तो आपको वॉल्यूम में भी इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं बच्चों वापस वहीं। देखना बच्चों, एक बार यहां देखना। अब अगर मैं यही सेम फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, VA प्लस VB, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो तो ऊपर आपको वेट लेना पड़ेगा, नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, है ना बच्चों। यहाँ पे देखो, आप ऐसे सोच रहे होगे कि सर अगर आपको सॉल्यूट का तो हमें दिया हुआ है वेट, ठीक है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। क्या अगर हमें कभी ऐसा होगा कि सॉल्यूट का तो वेट दे दिया, सॉल्वेंट का हमें क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो हम उनको आपस में ऐड करके कैसे ऐड करेंगे, ऐड तो कर ही नहीं सकते। तो जब भी बच्चों आपको ऐसा कुछ निकालना होगा ना, अगर आपको जब भी ऐसा कुछ निकालना होगा तो ऐसे में आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें ये दोनों दी हुई होगी। सॉल्यूट का तो हमेशा मास दिया हुआ होगा, पर सॉल्यूशन का हमेशा आपको वॉल्यूम दिया हुआ होगा। सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ होगा, वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि भाई एक का तो मास दे दिया, एक का वॉल्यूम दे दिया, फिर तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे ना। तो इसमें देखो बच्चों, और इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, पहला तरीका अगर बढ़िया समझ में आए तो बाकी दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही सेम तरीका है। ठीक है, आपको फॉर्मूलेज में फॉर्मूला वगैरह मैंने बता दिए। ठीक है, अब देखना बच्चों, जैसे एक सवाल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, है ना। इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, एक एक करके करते हैं। देखो, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 1/22 gram of carbon tetrachloride। देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है बेंजीन आपको कितने ग्राम दिया हुआ है, 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया हुआ, 122 ग्राम। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 22/22 प्लस 122 इंटू में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो आपके क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 22, नीचे आ जाएगा 144, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इसको इन दोनों को 2 से कट कर दो, यहाँ आपके 11 आ जाएगा, यहाँ आपके 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 को आप फिर इससे कट कर दो, यहाँ आ जाएगा 26, और यहाँ आपके आ जाएगा लगभग 50, और फिर आप इसको कट कर दो, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, तो आप 11 इंटू 25 डिवाइड बाय 13 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले को देखूँ तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग, अच्छा मोल फ्रैक्शन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक सवाल आ गया कि भाई अपना परसेंटेज के बारे में देखो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा देता हूँ। ठीक है, एक सवाल अपन कर लेते हैं, जैसे कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ इथेनॉल
if 20 ml ethanol is dissolved in 40 ml of वाटर। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल कितना है 20 ml, आपको वाटर दिया हुआ है कितना 40 ml, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्वेंट। ये आप ऐसे कह सकते हो, ये आपके VB दिया हुआ है, ये VA दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, तो VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, तो ऊपर आ जाएगा 20 अपॉन में 20 प्लस 40 इंटू 100, तो आपके ऐसे आ जाएगा 20 अपॉन 60 इंटू 100। 0 से 0 कट कर दो, ये आप इससे कट कर दो 3, तो आपके आ जाएगा 100/3 मतलब 33.3%। ठीक है, सिंपल है भाई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सेम आपको एक मैं वेट बाय वॉल्यूम का भी सवाल करवा देता हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह हमें आने चाहिए, हमसे हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत इनमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, देखो if 15 gram of glucose is dissolved to make 75 ml of solution। ठीक है, अब देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ग्लूकोज, ये अपना क्वेश्चन है और यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ग्लूकोज आपको दिया हुआ है 15 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है 75 ml। अब अगर मेरे को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू किससे कर देंगे 100 से। ये कितना दिया हुआ है 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 75 इनटू क्या करोगे 100। ये आप इससे कट कर दो, यहाँ आ जाएगा 5, ये 5 आप इससे कट कर दो। ये बच्चों ग्राम में है, ये ml में है। ठीक है, तो आपके क्या आ जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा तो आपके बचेगा 20, है ना, यहाँ 20 बच जाएगा 20, तो यहाँ ग्राम पर ml परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 20% ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही दिया हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ग्राम में दे देगा या ml में दे देगा। ठीक है, आपको जो चीज़ें जिसमें दी हुई होनी चाहिए वो उसी में दी हुई होगी। ठीक है, आई थिंक अपन ने 3 तरह के क्वेश्चन कर लिए, है ना, ये भी अपन ने कर लिया। तो परसेंटेज मास बाय मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, इन तीनों के बच्चों फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट वाले फॉर्मूला भी बता दिए, वो भी आप देख सकते हो, और साथ ही आप इन पे जो बेसिक से क्वेश्चन है वो देख सकते हो। मैंने आपको तीनों पे एक एक सवाल करा दिया, इस पे भी अपन ने एक क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, ये अपन बाद में आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला टॉपिक है जिसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम है, मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी को अपन हिंदी में कहते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी के बारे में और बात करते हैं कि
1 लीटर विलियन में विलेय के मोल की संख्या को यहां पे उपस्थित लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद 2-3 बातें। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी किससे डिनोट की जाती है? कैपिटल एम से। ठीक है, दूसरी बात, मोलैरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब ये मोलैरिटी के बारे में जनरल बात है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें ले लो? लीटर में। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। मोलरता क्या होगी? मोलरता बराबर विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं। अब अपन मोलैरिटी के बारे में थोड़ी डिटेल में और बात करते हैं। इसके फॉर्मूला को जितना अच्छे से, जितना मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है, जितना एक्सपेंड किया जा सकता है वो करते हैं, ताकि हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो। ठीक है, देखो बच्चों प्लीज यहाँ देखना। तो मैंने बोला मोलैरिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। एक मिनट, हाँ, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो NB लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो कैपिटल V लिख दो, यहाँ पे कैपिटल L लिख दो ताकि पता चले लीटर में। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है, अब WB अपॉन MB कर दो। ठीक है, WB मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो हमारा आ गया NB। नंबर देखो, आपको अगर NB की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कभी भी निकालने हो तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आप गिवन मास अपॉन मोलर मास कर सकते हो। ठीक है, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास भी ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर मेरे पास वॉल्यूम लीटर में है तो मैं लीटर में ही रख दूंगा, पर अगर मेरे पास कभी ऐसा हो कि वॉल्यूम ml में आ जाए तो ml में अगर आ जाएगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो लीटर में हो, और इस 1000 को मैं कहाँ भेज दूंगा? ऊपर, और जैसे मैं ऊपर भेजूंगा तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा WB अपॉन MB। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? अब अगर मैंने जैसे 1000 ऊपर भेजा, अब मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो ml में आ जाएगा, मिली लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्यों आया मिली लीटर में? क्योंकि सीधी सी बात है भाई,
अगर आपके पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का लीटर में है, ml में है, तो आपको उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। कैसे चेंज करेंगे, तो आप क्या करो, 1000 से डिवाइड दे दो, 1000 से जैसे डिवाइड दोगे 1000 चला जाएगा ऊपर और 1000 ऊपर जाएगा, तो इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये सब एक दूसरे से क्या है बच्चों, कनेक्टेड है। ये जितना अच्छे से आप समझोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। जैसे एक सवाल आ गया, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 250 ml, 250 ml वॉल्यूम ऑफ हैविंग वॉल्यूम 250 ml कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखो एक सॉल्यूशन है जिसमें कितने ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, और आपको क्या करना है, और सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। भाई फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखो आपको फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है WB अपॉन MB। अब अगर वॉल्यूम यहाँ ml में हो तो ऊपर 1000 लिखना है, और अगर वॉल्यूम ml में नहीं है तो 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखो भाई, इसमें देखो ग्लूकोज एक ही है, तो WB क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सारी बातें अगर आपको समझ में आती है तो आपके लिए एक चीज़ अभी भी अननोन बचती है, जिसको अपन बोलते हैं MB, ठीक है। तो MB के बारे में बात करते हैं कि आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। तो इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास 6 है कार्बन, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस हमारे पास 12 क्या है, हाइड्रोजन, हर एक का मास कितना होता है 1, प्लस हमारे पास 6 है ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। अब आप इन सबको ऐड कर दो, तो 6 × 12 होगा 72, प्लस 12 × 1 होगा 12, प्लस 6 × 16 होगा फिर से 72। तो आप इनको ऐड कर दो, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा 180 ग्राम। कितना मिल जाएगा, 180 ग्राम। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, आपको गिवन मास कितना है, 18 है, 1000 की जगह 1000 रख दो। मोलर मास आपने अभी निकाला 180, तो यहाँ पे रख दो 180, और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है ना। तो बच्चों बस आपको 4 चीज़ें हैं, 4 में से 1000 तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। आपको इन तीनों चीज़ों में से ये वाली चीज़ जो है मोलर मास, ये बच्चों हमेशा आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये खुद आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 10 एटम्स है, 10 एटम का एटॉमिक मास अगर आप याद रख सकते हो तो आपको लगभग 90% सॉल्यूट के मोलर मास कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन से 10 एटम मैं बता देता हूँ, पहले आप याद रखो, आप याद रखिए हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास 1। उसके बाद आप सीधा कार्बन का मास याद रखो 12, आप नाइट्रोजन का मास याद रखो 14, इसके बाद आप ऑक्सीजन का मास याद रखो 16, उसके बाद आप सोडियम का मास याद रखो 23, उसके बाद आप मैग्नीशियम का मास याद रखो 24,
हाँ बच्चों यहाँ देखना एक बार। तो क्या है, सिंपल सी बात है भाई, क्या है क्वेश्चन में, तो आपको लगभग सब कुछ दिया हुआ होगा। 3 हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। आप एक एल्यूमिनियम याद रख लो 27, फॉस्फोरस याद रख लो 31, और सल्फर याद रख लो 32, और एक आप याद क्लोरीन, सॉरी आप एक काम करो, आप इसमें से मैग्नीशियम याद नहीं रखो, मैग्नीशियम की ज़रूरत कम पड़ेगी, एल्यूमिनियम की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। जो अभी अभी जिसको याद करके अपना एक बार काम चल जाए उनको अपन पहले कर लेते हैं, ठीक है। आप सीधा फॉस्फोरस पे आ जाओ, ठीक है। फॉस्फोरस का याद रखना कितना 31, सल्फर का याद रख लो 32, क्लोरीन याद रख लो 35.5, इसके बाद आप पोटेशियम याद रख लो 39, और साथ में कैल्शियम याद रख लो 40। एटलीस्ट अपने को ये 40 तो अपने को, मतलब ये 10 तो कम से कम याद हो, नहीं होने चाहिए, इनसे कम में तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको जैसे ये 10 याद हो जाते हैं तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, वो आप कर लेना। जैसे आप एक Mg को याद कर लो 24, आप एक Al को याद कर लो 27, ठीक है। और उसके साथ साथ आप फिर आप और भी जो हमारे बचे हुए हैं उनको याद रख सकते हो, जैसे लिथियम को याद रख लेना 7, ठीक है। तो आप पहले इनको याद कर लीजिए 10 को, ताकि आपको किसी का भी मोलर मास कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना आए। आई होप अगर आप इतना कर लेते तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एक और सवाल आ गया कि भाई कैलकुलेट मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू मेक 0.2 मोलर 750 ml सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बच्चों, इस सवाल को अगर अपन करना चाहें तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। आपको मोलरिटी दी हुई है 0.2, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 750 ml, और उसके साथ आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट WB है वो पता करना है, और आपको मोलर मास खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, NaOH है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 एटम है, एक है Na, एक है Na, दूसरा है O, तीसरा है H। तो Na का एटॉमिक मास अपन ने अभी याद किया था, कितना है 23। साथ ही आपने ऑक्सीजन का मास अभी याद किया था 16, और हाइड्रोजन का मास आपने अभी याद किया था 1। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको 40 आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद आप कुछ नहीं करो बच्चों, आप सीधा मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइए। मोलरिटी क्या होगी, WB/MB इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 1000 क्यों आया, क्योंकि आपने वॉल्यूम किस में लिया है, ml में लिया है। बस इसके बाद आपका सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके सामने है। कैलकुलेशन कर लो। WB आपको पता नहीं है, सॉरी एक मिनट, आपको मोलरिटी दी हुई है ना, तो अपन पहले मोलरिटी की वैल्यू रख देते हैं। 0.2 इज इक्वल टू WB कितना है पता नहीं, अपॉन में 1000 की जगह क्या है 1000 है। मोलर मास कितना दिया हुआ है 40 है, और वॉल्यूम कितना है 750 है, ठीक है। अब इसमें बस सब वैल्यूज मैंने रखी है, मैंने कुछ और नहीं किया। आपको देखो मोलरिटी की जगह मोलरिटी की वैल्यू, ठीक है, और बस आप इनको कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्या, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 इंटू 40 इंटू 1000 डिवाइड किससे हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। यहाँ आप लिख दो 750 ऊपर चला जाएगा और 1000 कहाँ आ जाएगा नीचे, है ना बच्चों। इन दोनों को अपन ने ऊपर भेज दिया और 1000 को हम कहाँ ले आए नीचे। तो एक जीरो से एक जीरो गायब कर दो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गायब कर दो, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके 15, और 15 इंटू क्या होएगा 4, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे 15 इंटू 4, एक मिनट, ये वाला शायद कैलकुलेशन में इसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ हो, है ना। एक बार अपन इसको इरेज ही कर देते हैं, अपन अपने हिसाब से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये 15, सॉरी एक मिनट देखना, अभी करते हैं।
तो 0.2 इंटू 4 इंटू 75 डिवाइड बाय 10। तो 10 को आप क्या करो, इससे कट कर दो 4 से, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, और इस 5 को इससे कट कर दो, ये आ जाएगा 15। तो अब क्या कर सकते हैं आप, 0.2 इंटू 2 इंटू 15, तो 0.2 इंटू हो जाएगा 0.4 इंटू 15, तो ये आ जाएगा आपके 6 ग्राम। कितना आ जाएगा, 6 ग्राम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है, कोई इसमें दिक्कत आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो, 6 ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक और सवाल है, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ। देखो बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें एक लिंक की है। कौन सी दो चीज़ें लिंक की है, एक मैंने आपके परसेंटेज को भी मैं इसमें ले आया, और साथ ही में मैं डेंसिटी को भी ले आया, और साथ ही में मोलरिटी को भी ले आया। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सवाल को करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पर इस सवाल को करने से पहले मैं आपको इसका एक लॉन्ग मेथड बता देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 93%। कितने परसेंट दिया हुआ है, 93%। इसका मतलब, इस बात का ही क्या मतलब है कि 93 ग्राम, 93% क्या दिया हुआ है, H2SO4 है ना। तो 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सही है बच्चों, क्या क्या दिया है, 93% का क्या मतलब है, 93% H2SO4 है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम। तो सुनो बच्चों, जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो क्या WB की वैल्यू मेरे को पता है क्या मेरे को WB पता है, हाँ कितना है, 93 ग्राम। क्या मेरे को MB पता है क्या, MB भी मैं H2SO4 है तो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, 2 है मेरे पास हाइड्रोजन, प्लस 1 है मेरे पास सल्फर, प्लस मैंने बोला था बच्चों 10 एटम के याद रखने, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों उसमें थे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, सल्फर का 1 इंटू 32, ऑक्सीजन का वो के पीछे क्या है 4 है, तो 4 इंटू क्या करोगे 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, इस पूरे को ऐड करने पे आपके पास 98 ग्राम आ जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है, और साथ ही में आपको मोलरिटी भी पता नहीं है। आपको एक बात पता होगी कि बच्चों, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप जब भी करते हो तो आप एक फॉर्मूला में एक अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। मतलब आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला अगर आप लगाते भी हो तो आपको पता है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, और ऊपर आप 1000 ले लेते हो, तो मोलरिटी भी नहीं पता, वॉल्यूम भी नहीं पता, तो दोनों कैसे अननोन निकालें। तो इसलिए आपको एक चीज़ दी हुई है जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी की हेल्प से हम इसको करेंगे। डेंसिटी की हेल्प से कैसे करेंगे, देखना बच्चों, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब आपको डेंसिटी दी हुई है 1.84, कितनी दी हुई है 1.84। वॉल्यूम आपको पता नहीं है पर मास आपको पता है, भाई सॉल्यूशन का मास कितना है 100। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है पता नहीं, डेंसिटी आपको पता है, तो इसका मतलब आप वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हो। वॉल्यूम आपके आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100 डिवाइड बाय 1.84, 100 डिवाइडेड बाय 1.84, ये क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगा। किसका वॉल्यूम आ जाएगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन सीधा मोलरिटी के फॉर्मूला पे चलते हैं, है ना। तो मोलरिटी का फॉर्मूला देखो बच्चों, वॉल्यूम डेंसिटी अपने पास किस में है, ग्राम पर ml में है, मास अपने पास किस में है, ग्राम में। तो इसका मतलब ये वाला जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। अगर ये वॉल्यूम ml में आएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ WB अपॉन MB इंटू 1000, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वॉल्यूम जो किस में है, ml में है। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। वैल्यू रखते हैं, WB की वैल्यू कितनी है 93,
इंटू क्या आ जाएगा 1000, और मोलर मास कितना है 98, और वॉल्यूम आपने अभी निकाला कितना आएगा 100/1.84, 100/1.84। अब ये 1.84 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों क्या लिखेंगे 93/98 इंटू, देखो क्या मैं इन दो ज़ीरो को आपस में कट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा इंटू 10, और ऊपर क्या चला गया 1.84। बस इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करता हूँ तो इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखना बच्चों क्या वैल्यू आएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो 93 इंटू 18.4 डिवाइड में कितना आ जाएगा 98। और इसको अगर मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास लगभग जो वैल्यू है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 17.46। कितनी आ जाएगी 17.46 मोलर। ठीक है, देखो बच्चों 93/98 देखें तो ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसकी वैल्यू इसकी जो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, तो 17.46 मोलर आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को सीधा कैसे कर सकते हो, तो सीधे भी इसका एक सीधा भी फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधा फॉर्मूला क्या है बच्चों, प्लीज़ यहाँ बोर्ड पे देखना। सीधा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास मोलैरिटी अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, आप ग्राम में लिख लो, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास, ये MB। एक मिनट, अपन क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, पर एक बार कलर दूसरा यूज़ करते हैं सो दैट वो क्लियरली दिखे। तो देखो मोलैरिटी जो है वो कैसे आएगी, आपका करो WB ले लो, किस में, ग्राम में, मल्टीप्लाई में क्या लिखो डेंसिटी, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और डिवाइड में क्या लिख दो मोलर मास सॉल्यूट का, मोलर मास के साथ क्या कर दो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड्स को भी फॉलो करते हो तो भी आंसर आ ही जाएगा, बट इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और वो उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। बट ये फॉर्मूला बच्चों तभी लगाना है जब आपको ग्राम पर ml वाला फॉर्मेट दिया हुआ हो, तभी ये ऊपर 1000 आएगा। और ठीक है, और अपने को यहाँ पे क्योंकि ऐसा दिया हुआ था तो इसलिए अपन ने ये सीक्वेंस फॉलो किया। ठीक है, ओके, तो ये देख लो बच्चों, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। इसके बाद मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है हमें और करने चाहिए, और क्वेश्चंस वगैरह हम करके उसके बाद अपन आराम से इसको रैप अप कर सकते हैं। तो आज अपन ने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज अपन ने इस क्लास में सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी हमने 2 बेसिस पे देखा, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, और साथ ही हमने जो फिजिकल स्टेट है उनके हिसाब से भी देखा। ठीक है, और तीसरा हमने देखा एक और, हमने टोटल 3 बेसिस पे अलग अलग टाइप्स देखे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से तो बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी, द्विअंगी, त्रिअंगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन के हिसाब से बोलूँ, सांद्रता के आधार पर बताऊँ तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे। और फिजिकल स्टेट के हिसाब से बताऊँ तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, और हर एक का एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारी NCERT में बिल्कुल दिया हुआ है। तो आपके RBSE CBSE में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पे बढ़ गए थे। टोटल मैंने आपको ढेर सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन वगैरह, है ना। तो उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ना अपन ने शुरू किया था। आज हमने 2 चीज़ें बढ़िया कवर कर ली। एक अपन ने परसेंटेज वाली सारी चीज़ें कवर कर ली, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और उसके साथ ही हमने
मोलैरिटी को भी डिस्कस कर लिया, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी अपन ने अच्छे से समझा। मोलैरिटी के फॉर्मूला के बेसिस पे अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन कल और कर लेंगे, ठीक है। और अपन ने डेंसिटी के बारे में भी इस क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में डेंसिटी को समझते हुए डेंसिटी और मोलैरिटी को रिलेट करके जो क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चंस को देखा, समझा और कोशिश की, ट्राई किया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बट ये सिंपल चीज़ों में ही गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल बेस है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उन 10 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एटलीस्ट याद करके रखेंगे, ताकि हम इस फॉर्मूला को जब भी मोलैरिटी के फॉर्मूला को यूज़ करें तो हमारे मोलर मास में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको सभी मोलर मास इजीली अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो और कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलर मास क्योंकि मुझे आगे भी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी वगैरह में यूज़ करने हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मोलर मास जितना भी है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको आप अच्छे से याद कर लें। एटॉमिक मास याद आएगा तो मोलर मास अपने आप याद हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, एलिमेंट्स है ना, फॉर्मूलाज है जिनके जनरल नाम वगैरह आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कभी कभी H2SO4 की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ आ सकता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो अपन आज अपने लिए पहली क्लास थी, पहली क्लास के हिसाब से अपन ने आज अच्छा खासा कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको पहली क्लास में कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपने पास मोलैरिटी का कोई और क्वेश्चन है तो अपन कर लेते हैं। लेट मी चेक कि मोलैरिटी का कोई और क्वेश्चन है या नहीं है। नहीं बच्चों, मोलैरिटी के मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी ये जो फाइल है ये सेव कर लेते हैं आज के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।